रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे। प्रेसिडेंट अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। दिन भर काम करने की वजह से थकावट के कारण उन्हें नींद आ रही थी और वो धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कमरे में कोई और भी है, और ये ख्याल आते ही उनकी जो नींद थी वो गायब हो गई। वो तुरंत उठकर बैठ गए और उसके बाद उन्हें जो देखा, उसे देखने के बाद उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और दिमाग में टेंशन जो थी वो बढ़ गई। प्रेसिडेंट ने अपनी आंखों से देखा, उनके सामने कुर्सी के ऊपर क्रोनोस बैठा हुआ था और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें एकदम रेड बल्ब की तरह जल रही थी। और उसके बाद प्रेसिडेंट ने कहा, अच्छा तो तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जॉन आखिरकार अपने मिशन में कामयाब हुआ। उसने तुम्हें मना ही लिया यहां पर आने के लिए। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। और उसके बाद क्रोनोस ने कहा, कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे मुंह से ज्यादा तेज आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाली आवाज कई सारे लोगों की जान ले सकती है। तुम जानते हो ना मैं किस बारे में कह रहा हूं। तुम्हारी सिक्योरिटी अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना मेरा मचाया हुआ आतंक तुमने देखा है अपनी आंखों से, और मुझे नहीं लगता तुम उस आतंक को एक बार फिर से देखना चाहोगे। उसके बाद उस प्रेसिडेंट ने कहा, नहीं तुम चिंता मत करो, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। मैं एकदम धीमी आवाज में तुमसे बात करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरा ये काम कर सकते हो। अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, तुम्हारी जो मांग होगी हर मांग पूरी करूंगा, बस मेरा एक काम कर दो। उसके बाद क्रोनोस ने कहा, अच्छा समझ गया। इतने सालों बाद आखिर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई प्रेसिडेंट। लेकिन अब मुझे ये बताओ तुम्हें क्या जरूरत है, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। उस प्रेसिडेंट ने एकदम हकलाते हुए कहा, देखो क्रोनोस, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, हमारा शहर हमारा देश कितनी बड़ी मुसीबत में है। तुम भी टीवी वगैरह न्यूज में देख रहे होगे, एक अजीब सी बीमारी ने पूरे शहर को घेर रखा है। रोज मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, और उस बीमारी का कोई इलाज हमें अभी तक नहीं मिला है। बस एक इलाज हमें मिल पाया है, और उस इलाज को बनाने के लिए हमें उस फूल की जरूरत है जिस फूल को तुम उस आइलैंड से 30 साल पहले लेकर आए थे। वो फूल हमारे पास सिर्फ एक लौता ही फूल था जो इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अब उस बीमारी की दवाई बनाने के लिए अब हमें और फूलों की जरूरत है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उस आइलैंड पर जाकर और फूल लेकर आ जाओ, ताकि हम अपने शहर को, अपने लोगों को उस बीमारी से बचा सके। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुम्हारी। मैं कोई अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरा ये काम कर दो। उसके बाद क्रोनोस ने ये बातें सुनी और उसके बाद उसने प्रेसिडेंट को घूरते हुए देखना शुरू किया और क्रोनोस ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम चाहते हो कि मैं वापस उसी मौत के कुएं में कूदूं, जिस मौत के कुएं में तुमने मुझे 30 साल पहले धकेला था, है ना? और ये बात सुनकर उस प्रेसिडेंट ने कहा, देखो, उस समय जो मेरे से गलती हो गई, अब उसे पकड़कर कोई फायदा नहीं है। उस समय तुम सिर्फ एक आम इंसान थे, और आज तुम देखो कितने ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें किसी का भी कोई डर नहीं है, ना ही आर्मी तुम्हारा कुछ कर सकती है, ना ही कोई खतरनाक वेपन। तुम एक चलते फिरते वॉर मशीन हो। तुम देखो, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। और ये सब भी तो मेरी वजह से हुआ है।
मैं तुम्हें वहां ना भेजता तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं बनते। और ये बात सुनकर क्रोनोस ने गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, किसने कहा था कि मुझे वॉर मशीन बनना है? किसने कहा था? क्या मैंने तुमसे कहा था मुझे वॉर मशीन बनाओ? मेरा सिर्फ एक ही सपना था, एक अच्छा कमांडो बनना, अपने देश की सेवा करना और अपने देश पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ना। लेकिन तुमने अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुझे उस आइलैंड पर जानबूझकर भेजा ताकि मैं वहां पर मर जाऊं। ऐसा ही क्यों किया तुमने? पुरानी बातें अगर मैं कुरेदने बैठूं तो मेरे जख्म हरे हो जाएंगे, और अगर मेरे जख्म हरे हो गए तो याद रखना प्रेसिडेंट, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात को समझ जाओ। मैं तुमसे इतना ही बोलूंगा, आज के बाद किसी को भी मेरे पीछे मत भेजना। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। इस देश में, इस शहर में जितने भी लोग मर रहे हैं उनकी जान बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। क्रोनोस वहां से जा ही रहा था, तभी उस प्रेसिडेंट ने कहा, मैं समझ गया, अब माइकल मर चुका है। अब माइकल जिंदा नहीं है। अब सिर्फ कोई जिंदा है तो वो है एक आदमखोर क्रोनोस, एक ऐसा राक्षस जिसे अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं है। माइकल जब मुझे मिला था तब उसकी आंखों में मैंने कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा था, अपने देश के लिए किसी भी हद तक चले जाने का जज्बा, अपने देश पर आ रही मुसीबत से खुद पहले लड़ने का जज्बा। लेकिन शायद उस माइकल को क्रोनोस नाम के राक्षस ने मार दिया है। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अगर माइकल जिंदा होता तो अपने देश के लिए कुछ करने का ये सुनहरा मौका कभी छोड़ता नहीं। खैर, अब मैं माइकल से नहीं, एक क्रोनोस नाम के राक्षस से बात कर रहा हूं, तो मुझे कोई भी इंसानियत की उम्मीद नहीं है। और ये सुनते ही क्रोनोस ने पीछे मुड़कर प्रेसिडेंट को देखा और उसने कहा, इंसानियत सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रेसिडेंट। जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचता है, उसकी भलाई करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम भी तो इंसानी हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे एक ऐसा राक्षस बना दिया जो कभी शांति नहीं पा सकता। आज भी मुझे वो भयानक साल याद है जब मैं उस आइलैंड से मरते मरते बचकर आया था, अपने हाथ में वो फूल लेकर। उस फूल को लाने के लिए तुमने मुझे भेजा था। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे उस आइलैंड पर एक भेड़िए ने काट लिया है, मुझे तुरंत इलाज की जरूरत है। तो बदले में तुमने इलाज के नाम पर मुझे 1 साल हॉस्पिटल की कैद में रखा। रोज 150 से 200 इंजेक्शन मेरे शरीर में इंजेक्ट किए जाते थे। न जाने कितनी तरह की दवाइयां मुझे खिलाई जाती थी। 3 महीने तक मैं दवाइयों के असर से सोता रहा, और जब साल बीत गया, आसान ये दर्द सहने के बाद जब मैं होश में आया, तब मैं वो नहीं बचा था जो मैं था।
मेरे शरीर में अजीब अजीब से बदलाव होने लगे। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो गया। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। मुझे कभी कभी बेहोशी आ जाती थी और जब मैं उठता था तो मैं कहीं और ही खुद को पाता था। और एक रात ये सब इतना भयानक हो गया कि मैंने अपने आप से काबू खो दिया और मैं एक राक्षस भेड़िया मानव में बन गया जो मैं आज हूं। उसके बाद मैंने अपने ही माँ बाप को उस राक्षस रूप में मार दिया जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। जब मैं होश में आया तब मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप की कटी फिटी लाशें पड़ी हुई थी और मेरे हाथों पर खून और मुंह पर खून लगा हुआ था। और आज भी वो भयानक रात मुझे डरावने सपने की तरह डराती है प्रेसिडेंट। लेकिन तुम मेरे दर्द का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये सब किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने अपने माँ बाप को मार दिया और ये बोझ मैं अब तक अपने सीने पर लेकर घूम रहा हूं। रोज मुझे जब भी मैं शीशे में देखता हूं तो मैं भी एक राक्षस नजर आता है जिसने अपने माँ बाप का खून किया है। समझे प्रेसिडेंट? मेरे अंदर एक बहुत भयानक आग चल रही है जो अगर भड़क गई तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। उसके बाद उस प्रेसिडेंट ने कहा, देखो, मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे राज के नाम पर मैंने वैज्ञानिकों से तुम्हारे ऊपर रिसर्च करवाई, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें एक सुपर सोल्जर बना सकूं। एक ऐसा सोल्जर जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं हो, जो अकेले ही पूरी आर्मी को हरा दे। मैं बस तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता था। समझो मेरी बात को माइकल, समझो। तुम उस क्रोनोस को खुद पर हावी मत होने दो। समझो, देश के लिए तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे मत भूलो। एक बार जरूर मेरी बात को सोचना कि जितने भी लोग आज मर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो। और एक जान बचाना भी बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है भगवान इस अच्छे काम के बदले तुम्हारे दर्द में कमी लाए। जरूर सोचना। और तभी अचानक से क्रोनोस वहां से गायब हो गया और वो प्रेसिडेंट पूरी तरह से वहां पर पुतला बन चुका था। रात के तकरीबन 3 बजे क्रोनोस की वाइफ जेनिफर अभी तक सोई नहीं थी, क्योंकि उसे क्रोनोस की चिंता हो रही थी। क्रोनोस की बेटी एकदम गहरी नींद में थी और जेनिफर बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। तभी अचानक से छत पर किसी भारी भरकम चीज के गिरने की आवाज आई और जेनिफर खुश हो गई, क्योंकि उसे पता था कि आखिर कौन आया है। भागते हुए वो सीढ़ियों की तरफ गई और उसके बाद उसने देखा छत पर क्रोनोस अपने ह्यूमन फॉर्म में खड़ा था और आसमान में तारे गिन रहा था। उसके बाद जेनिफर ने जमीन की ओर देखा तो जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। उसके बाद जेनिफर ने कहा, तो तुमने फिर से छत को खराब कर दिया। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? तुम दरवाजे से भी तो आ सकते हो। हमेशा ऐसे छत पर लैंड करना जरूरी है? कितनी बार मैंने छत को रिपेयर करा है, लेकिन तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। हमेशा मेरा काम बढ़ाते हो। पता नहीं कब सुधरोगे तुम। और ये बात सुनकर क्रोनोस स्माइल करने लगा और जेनिफर के पास आकर बोला, कभी नहीं सुधरूंगा। हमेशा ऐसा ही रहूंगा और तुम शिकायत नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो
और तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करने का मेरा हक बनता है। चिंता मत करो, मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। बाकी अभी तक हमारी प्यारी बेटी सो रही है ना? उसके बाद जेनिफर ने हाँ में सर हिलाया और जेनिफर ने कहा, अभी तक तो सो ही रही थी, लेकिन तुम्हारी लैंडिंग की आवाज से भगवान न करे अगर वो उठ गई तो उसे समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आखिर उसके घर की छत पर ये मॉन्स्टर के पैरों के निशान कहां से आ गए। उसके बाद क्रोनोस और जेनिफर एक बार अपनी बेटी के रूम में गए और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एकदम गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दोनों अपने रूम में चले गए। जेनिफर ने पानी जो है वो पीने के लिए क्रोनोस को दिया और क्रोनोस ने पानी पिया। जेनिफर ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारी बात हुई उस प्रेसिडेंट से? मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी सिक्योरिटी में तुम उसके पास पहुंच पाए होगी। और ये बात सुनकर क्रोनोस के चेहरे पर स्माइल आ गई और क्रोनोस ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंच पाया हूँगा? फिर जेनिफर ने कहा, अरे इतनी सारी सिक्योरिटी होती है प्रेसिडेंट के घर के बाहर, कई सारे हेलीकॉप्टर्स भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं और पता नहीं कितने कमांडोज भी घर के बाहर ही रहते हैं। हल्की सी भी अगर एक गलती होती है तो पूरा जो सिस्टम होता है वो एकदम हरकत में आ जाता है। और इतनी सिक्योरिटी में तुम भला कैसे मिल पाओगे प्रेसिडेंट से? और उसके बाद क्रोनोस हंसने लगा और क्रोनोस ने हंसते हुए कहा, मैं मिला था, मैंने बात करी। प्रेसिडेंट का कहना है कि शहर में जो बीमारी फैल रही है उसका इलाज करने के लिए जो इस दवाई की ज़रूरत है, उस दवाई को बनाने के लिए उसी फूल की ज़रूरत है जिसे मैं 30 साल पहले उस आइलैंड से अपनी जान बचाकर लेकर आया था। और वो चाहते हैं कि वापस मैं उस आइलैंड पर जाकर ढेर सारे फूल लेकर आऊं ताकि शहर के लिए दवाइयां बन सके और ये महामारी खत्म हो जाए। ये बात सुनकर जेनिफर ने कहा, क्या? लेकिन उनके पास तो आर्मी है और बहुत सारे वेपन्स भी है खतरनाक, वो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और ये बात सुनकर क्रोनोस ने कहा, मैं उस आइलैंड पर जा रखा हूं। पहली बार जब मैं उस आइलैंड पर गया था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। वहां के पेड़ ऐसा लगता था जैसे ऑक्सीजन देते नहीं बल्कि ऑक्सीजन को छीन लेते हैं। पहली बार मैंने काले रंग के पेड़ों को देखा था, उनकी पत्तियां भी काली थी और लकड़ियां भी काली। जमीन पर अगर तुम ना देखो तो हर तुम्हारा दूसरा कदम किसी न किसी लाश के ऊपर पड़ जाएगा। और उतने खतरनाक आइलैंड पर आर्मी काम नहीं कर पाएगी। ऊपर से पूरी दुनिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है कि उस आइलैंड को छेड़ा नहीं जाएगा पर्यावरण का ख्याल रखने के लिए। ये दुनिया अनजान है आखिर उस आइलैंड पर क्या है, वो सिर्फ मैं, प्रेसिडेंट और कुछ ही लोग जानते हैं। उसके बाद जेनिफर ने पूछा, वो शैतान ना जो तुम्हारे पीछे पड़ गया था तुम्हें मारने के लिए, उसने तुम्हारे साथियों को भी मार दिया था ना उस मिशन में? क्रोनोस ने नम आंखों से हाँ में सर हिलाया और उसके बाद क्रोनोस ने कहा, चलो ठीक है, अब इन सब बारों में बात नहीं करते, अब सो जाते हैं, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद जेनिफर ने कहा, मुझे पता है क्या लगता है, तुम्हें उस आइलैंड पर जाना चाहिए। देखो गुस्सा मत करना, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें उस प्रेसिडेंट की गुलामी करने के लिए कह रही हूं, लेकिन अगर मासूम लोगों की जान जा रही है और तुम उसे अगर रोक सकते हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी।
मासूम लोगों की जान जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर तुम वहां से फूल लेकर आ जाओ तो कितने मासूमों की जान बच जाएगी, जरा इस बारे में भी सोचो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन बस इतना याद रखना कि वो बीमारी बच्चा, बुजुर्ग, जवान, लड़का, लड़की, औरत, आदमी कुछ भी नहीं देखती। मैंने भी कुछ केसेस सुने हैं, हमारे पड़ोस के कुछ लोग इसी बीमारी की वजह से मारे गए, और हो सकता है कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। और ये सुनते ही क्रोनोस ने गुस्से भरी आंखों से जेनिफर को घूरा और बोलने लगा, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, हमारे परिवार को ये बीमारी नहीं लग सकती, समझी तुम? और रही बात मासूम लोगों की जान की, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद जेनिफर ने कहा, तुम्हें टाइम चाहिए और यहां पर लोगों की जान जा रही है, तुम जितना टाइम लोगे उतने लोग मरेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझो। और उसके बाद क्रोनोस ने कहा, वहां पर जाना मजाक नहीं है, समझ रही हो? वहां पर जाकर उस फूल को लेकर आना बगीचे में से फूल तोड़ने के बराबर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे गुस्सा मत देना हो। और उसके बाद जब क्रोनोस ने थोड़ा सा गुस्से में जेनिफर से बात करी तो जेनिफर की आंखों में आंसू आ गए और जेनिफर ने कहा, मैं बस इतना चाहती हूं कि बस मासूम लोग ना मरे, और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। पता नहीं कब तुम बदलोगे। मैंने शायद तुमसे शादी करके ही गलती करी। और ये कहकर जेनिफर गुस्सा होकर वहां से चली गई। और जब क्रोनोस का गुस्सा शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि शायद उसने फालतू में ही जेनिफर पर गुस्सा कर दिया। और वैसे भी क्रोनोस का गुस्सा किसी भी बड़े से बड़े बदमाश को भी हिलाकर रख सकता था, तो जेनिफर तो एक साधारण सी लड़की थी। उसके बाद क्रोनोस अपने कमरे से बाहर निकला। उसे रोने की आवाज सुनाई दी। जेनिफर छत पर खड़े होकर रो रही थी और जेनिफर की रोने की आवाज सुनकर क्रोनोस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत छत पर पहुंचा और उसके बाद जेनिफर को रोता हुआ देखकर क्रोनोस ने कहा, सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे हर्ट हो जाओ, बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मुझे माफ कर दो, बाकी मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, पक्का। और उसके बाद जेनिफर ने कहा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम हमेशा ऐसा कहते हो लेकिन आखिर में गुस्सा कर ही देते हो। तभी अचानक से क्रोनोस वापस से बड़ा होने लगा और जेनिफर पीछे मुड़कर देखने लगी और क्रोनोस अपने भेड़िया मानव वाले रूप में आ रहा था। जेनिफर ने कहा, अच्छा, अब तुम्हारे मनाने से मैं नहीं मानी तो तुम अब मुझे डरा धमका कर मनाना चाहते हो, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा भेड़िया मानव वाला रूप दुनिया को डरा सकता है, मुझे नहीं, समझे? और उसके बाद क्या था, जेनिफर ये बात बोली रही थी तभी क्रोनोस ने जेनिफर को अपनी बाहों में उठा लिया और वहां से एक छलांग लगा के आसमान में कहीं गायब सा हो गया। क्रोनोस ने जेनिफर को अपने हाथों में एक बच्चे की तरह उठाकर रखा हुआ था और जेनिफर जब नीचे की ओर देख रही थी, ऊंचाई देखकर उसकी हालत खराब होती जा रही थी। जेनिफर जैसे ही नीचे देखे तो बस अपनी आंखें बंद कर ले और वो बार बार क्रोनोस को बोल रही थी कि मुझे नीचे उतार दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन क्रोनोस ने सिर्फ एक ही बात कही कि बस तुम चुपचाप अपनी आंखें बंद करके रखो, हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन जेनिफर जो थी उससे रहा नहीं जा रहा था, वो गलती से बार बार आंखें खोल दे रही थी और उसके बाद आखिर में डर के मारे वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब जेनिफर को होश आया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली तो उसके बाद वहां का नजारा देखकर
वो एकदम शॉक्ड रह गई कि आखिर वो कहाँ पर आ गई है। उसने देखा कि वो एक जंगल में है और वो जंगल रात के समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आसमान में तारे चमक रही हैं और पास में ही एक सुंदर सी नदी बह रही है और वहीं पर क्रोनोस अपने ह्यूमन फॉर्म में बैठा हुआ था और साथ ही साथ कुछ मिट्टी पर लिख रहा था। जेनिफर उठकर खड़ी हुई। वहां की ताजी हवा जैसे ही उसके शरीर में गई तो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई और उसके बाद जेनिफर क्रोनोस के पास जाने लगी। वो देखना चाहती थी कि आखिर क्रोनोस वहां पर बैठा बैठा मिट्टी पर कर क्या रहा है। और जैसे ही वो क्रोनोस के पास पहुंची तो उसने देखा कि क्रोनोस ने एक हार्ट शेप बना रखा था और उसमें सॉरी लिखा हुआ था। और उसके बाद जेनिफर ने क्रोनोस के कंधे पर हाथ रखा और क्रोनोस ने मुस्कुराते हुए जेनिफर की तरफ देखा। क्रोनोस ने कहा, सॉरी, मैंने तुम पर बेमतलब में ही चिल्ला दिया। मैं भूल गया कि राक्षस तो सिर्फ मैं ही हूं, इंसान तो सिर्फ तुम ही हो। तुम इंसानियत से मुंह फेर नहीं सकती, भले ही मैं फेर लूं। और उसके बाद जेनिफर ने कहा, तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। तुमने मुझसे इतना प्यार किया, मुझे इतनी खुशहाल जिंदगी दी, इतनी प्यारी बेटी दी, मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये काम एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। और उसके बाद क्रोनोस भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और उसके बाद क्रोनोस ने माहौल को ठीक करने के लिए कहा, अरे चलो ठीक है, लेकिन ये नदी देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें पता है, बहुत बार जब मेरा दिमाग खराब होता था जवानी के टाइम पर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तुमसे, तब मैं यहीं पर आकर बैठा करता था, इस पानी में खुद की शक्ल देखता था और रोता था कि आखिर मैं क्या से क्या बन गया। एक कमांडो से एक राक्षस। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे माता पिता तो अब इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब मुझसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई भी मुझे अपनाएगा नहीं, मुझ जैसे राक्षस को। लेकिन तुमने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मेरी जिंदगी में एक अलग से ही खुशी की खुशबू फैल गई है। वो दोनों आपस में ऐसी ही रोमांटिक बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहां पर किसी के आने की आवाज आने लगी और क्रोनोस ने कहा, शांत हो जाओ, 1 मिनट, यहां पर शायद कोई आ रहा है, तो मैं काम करूं, जरा मेरे पीछे आ जाओ। और उसके बाद क्रोनोस ने सुना, अरे यार, आज तो बहुत अच्छा शिकार हो गया, मजा आ गया। आज तो हमने बहुत मोटा पैसे का काम किया है। अब बस पास वाली नदी में हाथ मुंह धो ले, उसके बाद घर चलते हैं। वो जो कोई भी थे, उनकी बातों से साफ नजर आ रहा था कि वो शिकारी हैं। और क्रोनोस ने जेनिफर को अपने पीछे छुपने के लिए कह दिया, क्योंकि जंगल में रात के समय घूमने वाले शिकारी जो है वो थोड़े बहुत खराब भी होते हैं। हर शिकारी खराब नहीं होता, लेकिन कुछ शिकारी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और इस बात का पता क्रोनोस को था। और तभी वहां पर 3-4 शिकारी अपने हाथ में हिरन को लेकर आए। वो हिरन मरा हुआ था और वो सभी अपने हाथों में राइफल लिए हुए थे और उन्होंने क्रोनोस को वहां पर देखा। उन शिकारियों ने कहा, अबे ओए, इतनी रात को क्या कर रहा है जंगल में, डर नहीं लगता? लेकर जाएगा कोई तेरे को, चल निकल यहां से। और उसके बाद क्रोनोस उन शिकारियों को देख रहा था, लेकिन उसकी नजर उन शिकारियों पर कम, लेकिन उन्होंने जो हिरन मारे थे उन पर ज्यादा थे। और उसके बाद क्रोनोस ने कहा, तुमने ये हिरनों को क्यों मारा? उन शिकारियों ने हंसते हुए कहा, तुझे उससे मतलब? तुझे क्या करना है? ये जंगल तेरे बाप का है? हाँ, तुझे क्या लेना देना? हम शिकारी हैं, शिकार करना हमारा काम है, तो बीच में दखल अंदाजी मत कर, समझा? और तभी एक शिकारी की जो नजर थी वो जेनिफर पर चली गई और उस शिकारी ने कहा, अबे इसे छोड़, इसके पीछे देखना, कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से उतरी हुई है। अरे वाह यार,
बहुत सुंदर है। जेनिफर ने छुपने की तो कोशिश करी थी, लेकिन वो छुप ढंग से नहीं पाई थी। उन शिकारियों ने जेनिफर को देख लिया। उसके बाद उन शिकारियों ने कहा, अच्छा अब मैं समझा तू इतनी रात को यहाँ कर क्या रहा है। लग रहा है यहाँ पर जंगल में कुछ तो तू गलत कर रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की और तू, पक्का कुछ ना कुछ तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है। ए लड़की बाहर आ। और उसके बाद क्रोनोस का जो गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था। बस उसने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। वो शिकारी बदतमीजी करे जा रहे थे और क्रोनोस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। क्रोनोस ने बस अपने आप को इसलिए काबू कर रखा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेनिफर के सामने कुछ भी ऐसा हो जिसे देखकर जेनिफर खुद को संभाल ना पाए। इसलिए क्रोनोस ने कहा, देखो, सबसे पहली बात, तुमने इस मासूम जानवर को मार के ठीक नहीं किया है, समझे? और दूसरी बात, जिस लड़की को तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो वो मेरी बीवी है, इसलिए अपनी जबान संभाल कर। एक काम करो, निकलो यहां से। आज तो तुमने इस हिरन का शिकार कर लिया, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा किसी भी जानवर की जान मत लेना, वरना हो सकता है कोई तुम्हारी भी जान ले ले। ये बात सुनकर वो सभी शिकारी अपनी राइफल को उस क्रोनोस की तरफ पॉइंट करके बोले, क्या बोल रहा है? किसको बोल रहा है पता भी है? हमारे पास जो राइफल्स है ना, उनकी गोलियां सिर्फ जानवरों को नहीं मारती, समझा? ज्यादा चालाकी मत कर। अगर ज्यादा बोलेगा ना तो ये एक गोली सिर्फ तेरे भेजे में जाने की देर है। उसके बाद तेरी बीवी के साथ क्या होगा तू भी नहीं देख पाएगा, ना ही कुछ पता लगा पाएगा, क्योंकि मर चुका होगा ना। जेनिफर क्रोनोस को अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए देख रही थी और वो नहीं चाहती थी कि क्रोनोस अपने आप से काबू खोकर वहां पर कुछ भी गलत करे। इसलिए जेनिफर ने कहा, ओ हेलो, तुम सबको सुनाई नहीं देता? चलो निकलो यहां से। एक तो मासूम जानवरों को मारते हो, ऊपर से हम लोगों से आप बदतमीजी भी कर रहे हो, जाओ यहां से। उसके बाद एक शिकारी ने कहा, अरे वाह, देख रहा है क्या लड़की है यार, इसके तो तेवर भी अलग ही है। एक बार बस मिल जाए तो जिंदगी सेट है। और बस यहीं तक क्रोनोस की जो समय सीमा थी वो मौजूद थी। 7वें आसमान पर पहुंच गया और देखते ही देखते उसकी आंखें लाल होने लगी, उसका शरीर बढ़ने लगा और उसके शरीर पर ढेर सारे बाल आने लगे। ये देखकर उन शिकारियों ने अपनी राइफल से क्रोनोस पर कई राउंड फायर की और कई सारी गोलियां क्रोनोस के शरीर में जाकर घुस गई, लेकिन किसी भी गोली का जो असर था वो क्रोनोस के ऊपर नहीं पड़ा। और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था, उन शिकारियों पर टूट पड़ा और उसने एक एक शिकारी की जो गर्दन थी वो धड़ से उखाड़ कर अलग कर दी। जेनिफर इतना भयानक नजारा नहीं देख पाई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। और उसके बाद क्रोनोस ने जब उन चारों शिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाशों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया, उसके बाद कुछ पानी की छींटें उसने जेनिफर के मुंह पर मारी, जिसकी वजह से वो होश में आई। और जेनिफर ने आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। और उसके बाद जेनिफर ने कहा, वो शिकारी कहाँ गए? तुमने उन्हें मार दिया क्या? उसके बाद क्रोनोस ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें मार दिया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं उन्हें नहीं रोकता तो वो वैसे भी अपनी पूरी जिंदगी न जाने कितने मासूम जानवरों को मारते। खैर, तो मैं एक चीज दिखाऊं? उसके बाद जेनिफर ने कहा, हाँ, क्या दिखाना है? सबसे पहले तो तुम मुझे घर लेकर चलो, वहां हमारी बेटी घर में अकेले सो रही है और हम यहां पर, हमें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद क्रोनोस ने कहा, अरे चिंता मत करो, मेरी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूं, अगर एक बार रात में सो गई ना तब वो सुबह से पहले उठती ही नहीं है। और अभी सुबह होने में 1 घंटा बाकी है, तब तक हम घर पर होंगे। खैर,
मैं तुम्हें वो चीज दिखाने वाला था, जरा आंखें बंद करो। उसके बाद जेनिफर ने अपनी आंखें बंद करी और उसके बाद क्रोनोस ने जेनिफर से कहा, चलो आंखें खोलो। जैसे ही जेनिफर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जो हिरन था जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा था और वो एकदम उछल कूद रहा था। उस हिरन को देखकर जेनिफर एकदम हैरान रह गई और उसने कहा, अरे ये हिरन तो उन शिकारियों के पास था ना, उन्होंने तो इसे मार दिया था ना, तो आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? उसके बाद क्रोनोस ने कहा, नहीं, ये मरा नहीं था, ये बस बेहोश था। उन्होंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था, हमें लगा कि ये मर गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आया है जब मैंने इसे प्यार से सहलाया। कितना अच्छा लगता है जब मासूम जानवरों को हंसते खेलते हुए देखते हैं हम लोग। और उसके बाद जेनिफर ने क्रोनोस को गले से लगा लिया और बोलने लगी, मैंने एक सही इंसान से शादी करी है, मुझे कभी भी अपने इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा। उसके बाद क्रोनोस ने उस हिरन के बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहां पर एक बड़ी हिरन भी आ गई, जिसका साफ मतलब था कि वो हिरन जो थी वो छोटे हिरन की माँ थी और वो दोनों वहां कहीं जंगल में गायब हो गए। उसके बाद जेनिफर भी क्रोनोस से जिद करने लगी कि वो घर पर चले और उसके बाद क्रोनोस जेनिफर को वापस उसी तरह से घर पर लेकर गया। जेनिफर ने पूछा, तो अब मुझे बताओ, क्या तुम जाओगे उस आइलैंड पर? लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी जान को कोई खतरा हुआ तो मत जाना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। उसके बाद क्रोनोस ने कहा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मुझे लगता है वहां पर जाना चाहिए। अगर एक छोटे से हिरन की जान बचाने पर मुझे इतना सुकून मिल सकता है, तो जब मैं मासूम लोगों की जान बचाऊंगा तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। और ये सुनकर जेनिफर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। और उसके बाद क्रोनोस ने भी मन बना लिया कि वो उस आइलैंड पर जाएगा और उस फूल को लेकर आएगा। अब क्या क्रोनोस उस आइलैंड पर जाएगा? और अगर जाएगा तो उस आइलैंड पर उसे कौन से खतरों का सामना करना पड़ेगा? और आखिर वो आइलैंड दिखने में कैसा होगा? आगे जानने के लिए जरूर सुने इस कहानी का अगला भाग।